नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है आपका जिसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड ए सेकेंड बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। और एक दूसरे बैग के अंदर 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब दोनों बैग से आपकी एक बॉल निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों जो बॉल आपने निकाली हैं वो रेड हों। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट बैग में आपको 3 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मीन्स टोटल यहाँ पर 8 बॉल्स हैं। एंड सेकेंड बैग के अंदर 6 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मीन्स टोटल 10 बॉल्स आपको दे रखी है यहाँ पर। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों रेड हों। तो हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। हमने एक ए इवेंट मान लिया आपका कि फर्स्ट बैग से हमें रेड बॉल मिले। एंड लेट बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, कि सेकेंड बैग से एक रेड बॉल मिले। इस इवेंट को हमने बी माना है। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल्स हैं 8, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। सेकेंड बैग से रेड बॉल, यहां पर रेड बॉल है 6, टोटल है 10, तो यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ रेड बॉल्स, मीन्स पहली भी आपको रेड मिले, दूसरी भी आपको रेड मिले। तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है आपकी, पी ए की वैल्यू है 3/8, पी बी की वैल्यू है 6/10, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 9/40। तो दोनों बॉल्स आपको रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 9/40 है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है। इसमें 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और तीनों वेक्टर्स का आपको सम निकालना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड सी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। और तीनों वेक्टर्स का आपको सम निकालना है। तो तीनों वेक्टर्स का जब हम सम निकालेंगे तो वो क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। यहां पर देखिए ये i प्लस i 2i हो जाएगा, ये माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस का 8 तो माइनस का 4j कैप। सिंपली ऐड कर देना है 5 1 6 6 माइनस 7 ही हो जाएगा माइनस का k कैप। तो ये आया है तीनों का सम आपका, और बस इसमें सम ही फाइंड करना था आपको। देन इसके बाद अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। इस टर्म को हमें इसके बराबर दिखाना है। तो यहां पर हम LHS को ले लेंगे, टेकिंग LHS। तो अब यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग LHS। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला हम इन दोनों में लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x सेम √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y सेम √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये होता है आपका फॉर्मूला। इन दोनों में लगा रहे हैं, इसको सेम लेके चलेंगे साथ में। तो यहां पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, पहली टर्म सेम √1 माइनस इसका स्क्वायर आएगा,
इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/169 प्लस, अब ये वाली टर्म सेम रहेगी, √1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो 16/25, और ये टर्म प्लस में लेके चलनी है, साइन इनवर्स 16/65। अब जरा देखिए साइन इनवर्स 4/5, यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 169, और 169 में से 25 को घटाओगे तो 144, और इसका रूट आ जाएगा 12/13, तो ये टर्म आ गई आपकी 12/13 प्लस 5/13, यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 25, और 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, तो इसका रूट आ गया 3/5 आपका, तो यहाँ पे आ गया 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स, दोनों का एलसीएम सेम ही है 65, और यहाँ पे आ गया 48 प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स इंटू 16/65, ये हो जाएगा आपका 63/65, तो साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर देखिए मुझे फिर से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, साइन इनवर्स ये वाली टर्म सेम इनटू में 1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म सेम रहेगी, √1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो 63/65 का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां पर पहले 65 का स्क्वायर निकाल लेता हूं कि वो क्या आएगा आपका, वो आया है 4225, तो 65 का जो स्क्वायर है वो आया है 4225। देन इसके बाद मैं निकाल लेता हूं यहां पर 63 का स्क्वायर, (63) का स्क्वायर आपका आया है यहां पर 3969, उसके बाद 16 का स्क्वायर, ये आएगा 256 आपका। अब वैल्यूज को रखना शुरू कीजिए, साइन इनवर्स 63/65 इंटू, यहां पर आ जाएगा √1 माइनस 256 और 65 का स्क्वायर 4225 प्लस 16/65 मल्टीप्लाई √1 माइनस 63 का स्क्वायर आया आपका 3969 और 65 का आया था 4225, उसके बाद साइन इनवर्स 63 इंटू 65 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4225 में से 256 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 3969 बाई 4225 प्लस 16/65 इंटू, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 256/4225। अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स 63/65 और 3969 का रूट क्या हो जाएगा आपका 63/4225 का रूट हो जाएगा 65 प्लस 16/65, इसका रूट हो जाएगा 16 और इसका रूट हो जाएगा आपका 65। एलसीएम दोनों का सेम आ गया, 65 इंटू 65 ये आ जाएगा 4225 और ऊपर 63 इंटू 63 कितना हो गया आपका 3969 प्लस 16 इंटू 16 हो गया 256 और दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा 4225। तो साइन इनवर्स
4225 अपॉन 4225 मीन्स ये कैंसिल होके 1 बन गया, तो साइन इनवर्स 1। अब जो साइन 1 है वो किस पर होता है, π/2 पर होता है, तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स इंटू साइन π/2। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये मिल गया π/2, और यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। तो बस यहाँ पर हमें अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले इन दोनों टर्म्स पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसको एक्सपेंड करने के बाद हमें एक टर्म मिल जाएगी ये, और फिर इन दोनों टर्म्स पर हम फॉर्मूला लगा के राइट हैंड साइड हमें यहां पर मिल जाएगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हमें इस डिटर्मिनेंट को इस टर्म के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाऊं और C1, C2 और C3 को ऐड कर दूं, तो x प्लस x हो जाएगा 2x, y प्लस y हो जाएगा 2y, तो हमें मिल जाएगा 2x 2y 2z। उसको मैं कॉमन भी यहां से ले सकता हूं। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे, C1 के अंदर C2 और C3 तीनों कॉलम्स को जोड़ के C1 के अंदर लिख देना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहां पर भी क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। सेम यहां पर भाई x प्लस x 2x हो गया, z प्लस z 2z, और 2y यहां पर दे रखा है, तो सभी के अंदर ये टर्म आ गई। बाकी टर्म्स को सेम लिख दें। और हाँ, सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना टेकिंग LHS, सबसे पहले आपको LHS को ले लेना है। अब यहां से हम ये वाली टर्म कॉमन ले सकते हैं C1 से, तो टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम C1 से हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ गया x, y प्लस z प्लस 2x, यहाँ पे आ गया x आपका, और यहाँ पे y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए ये 1 1 1 वाला फॉर्मेट बन गया। इनमें से किन्हीं भी दो मेंबर्स को हम जीरो बना लेंगे, तो C1 में से C2 को घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, C2 में से C3 को घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3। तो यहां पर बाहर है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इनटू, भाई जब इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी यहां पर C1 में से नहीं, रो 1 में से रो 2 एंड रो 2 में से रो 3। तो ऑपरेशन क्या बनेगा आपका, R1 में से R1 माइनस R2 एंड R2 में से घटाएंगे R2 माइनस R3। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस ये आ जाएगा x प्लस जेड प्लस 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो x, ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का z माइनस का 2x। x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस y माइनस z। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, रो 2 में से रो 3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 यहां पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट होने पर x बचेगा आपका, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, तो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y। तो यहां पे आ गया माइनस जेड माइनस एक्स, y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y, तो यहां पे आ गया आपका माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, या फिर इसमें से आप माइनस कॉमन लेके भी यहां पर लिख सकते हो माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब उसके बाद देखिए इस टर्म को सेम लिख दें, ये वाली रो 3 है, इसको सेम लिख देना है आपको। अब आप ध्यान से देखें तो
तो रो वन में से इस टर्म को कॉमन लिया जा सकता है, यहां से भी आप माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। रो वन में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, रो टू में से भी आप इसको कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, एक यहां से आया एक यहां से कॉमन आया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। यहां पे बचा 0 0 1 -1 1 x 0 -1 z प्लस x प्लस 2y। ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर दो, या तो आप रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दो क्योंकि इसमें भी 2 जीरोस हैं, या फिर C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। पहला एलिमेंट 0, फिर उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये इससे टकरा के प्लस बन जाएगा 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ें, ये बन गया 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया, और फिर से प्लस 0। तो यहां पे आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और यहां पे मिला है आपको 1, और यही क्या है 1 से मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बराबर ही हमें क्वेश्चन को प्रूव करना था। तो बस हमें यहां से पहले टर्म्स को ऐड करना है, और जब 1 1 1 वाला फॉर्मेट बन जाए वो तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। उसमें हमें 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है, ताकि जब हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो हमें सिंपलर टर्म्स मिले। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया इसको एक्सपेंड करना, अदरवाइज आप इसको यहां पे एक्सपेंड करते तो काफी बड़ी टर्म्स आपको मिलती है एंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है आपसे। तो इसीलिए हमने इसमें 2 जीरोस बनाई ताकि हम इसको एक्सपेंड करें तो इजीली वैल्यूज को निकाल सकें यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस तो है बट आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। तो पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे थोड़ा सा, देखिए कैसे भाई। मॉड्यूलस फंक्शन का जो काम होता है आपका, उस टर्म को पॉजिटिव बनाना होता है जो उसके अंदर से मिल रही है। अब जब इस अंदर वाली टर्म को आप 0 के बराबर रखें, x इज इक्वल टू 2, तो इस पर फंक्शन बिहेव करेगा। यहां पर जब x लेस देन 2 होगा, भाई x लेस देन 2 होने का मतलब है x 1 0, इसमें से कोई वैल्यू यहां रखो 1 माइनस 2, तो अंदर से मिल रही है आपको एक नेगेटिव वैल्यू। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां पर एक माइनस साइन लगा देते हैं और लिख देते हैं x माइनस 2। जरा फिर से देखिए, x लेस देन 2 के लिए यहां से अंदर से हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और मॉड्यूलस का काम होता है पॉजिटिव बनाना। तो यहां पर उस नेगेटिव जो अंदर से मिल रहा है उसको न्यूट्रल, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहां पर एक माइनस साइन लगा दिया और फंक्शन भी को ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद यदि फंक्शन x इज इक्वल टू 2 या उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू, जैसे 3 ले लिया हमने, तो 3 माइनस 2, तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर हमें कोई मॉड्यूलस साइन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 2। ध्यान से देखिएगा, जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो माइनस साइन लगाना है आपको, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। अब ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब हम यहां पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा जहां पर x लेस देन 2 है आपका, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2, या फिर आप इसको यहीं पर थोड़ा लिख सकते हैं सॉल्व करके, माइनस अंदर जाएगा तो 2 माइनस एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स। हम x को पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच एज h टेंड्स टू
0। तो यहां x की जगह 2 माइनस एच आ जाएगा, 2 माइनस एच, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, 2 माइनस 2 प्लस एच, इससे ये कैंसिल हो गया। h की जगह वैल्यू रख दें तो यहां पर आया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है हमारी 0। देन उसके बाद हम निकालते हैं अब राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा आपका x माइनस 2। यहां पर भी हम पुट कर देंगे x को 2 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच माइनस 2, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। h की जगह 0 रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई है। अब हम इसके बाद f2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f2 किसके बराबर है, हमारा फंक्शन ये है, तो यहां पे रखेंगे 2 माइनस 2 इज 0। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो तीनों बराबर आ रही हैं। मीन्स f ऑफ 2 is equal to LHL is equal to RHL. So fx is continuous at x is equal to 2। तो फंक्शन जो है वो x is equal to 2 पर कंटिन्यूस हो गया। अब हम चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी एट x is equal to 2। सबसे पहले हम निकालेंगे LHD। तो LHD के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ये LHD के लिए फॉर्मूला है। अब LHD के लिए 2 माइनस, LHD के लिए फंक्शन ये रहेगा 2 माइनस x। तो फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन है 2 माइनस x और फंक्शन है आपका 2 माइनस एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है f2 की, तो f2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0। तो f2 की वैल्यू आई 0, यहां पर है x माइनस 2 आपका। अब देखिए ऊपर बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2। ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1। तो LHD की जो वैल्यू आई है वो आ गई है आपके पास -1। अब हम निकालते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब RHD के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो होगा x माइनस 2। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस 2 और f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर रख दें 2 माइनस 2 इज 0। तो यहां पर भी 0 आ गया। देन उसके बाद x माइनस 2। मेरी बात ध्यान से देखिए, यहां पर हमें निकालनी होती है फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। तो RHD के लिए जो फंक्शन है उसके अंदर आप 2 रखेंगे, LHD के लिए जो फंक्शन है उसके अंदर आप 2 रखेंगे, तो वो 0 आ रहा है आपका। ये टर्म क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पे आया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 1। तो ये वैल्यू 1 आ गई क्योंकि यहां पर अब x तो बचा ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखें तो LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। जो आपका LHD है वो RHD के बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं fx इज नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल बोल दें या फिर डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूस तो ये फंक्शन था आपका बट डेरिवेबल नहीं है, ये हमने चेक करके इसको प्रूव कर दिया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर आप लिख देंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इट विद
इसकी जनरल फॉर्म के साथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से p किसके बराबर है आपका, y को छोड़ के जो टर्म है वो p है आपकी 2 tan x, एंड जो q है वो क्या है आपका sin x है। सबसे पहले हम निकालेंगे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e की पावर p dx। अब देखिए यहां पर p dx e की पावर में p मतलब 2 tan x dx, यहां पर 2 को बाहर ले लेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x, तो e की पावर 2 log sec x। अब log में फंक्शन की पावर आगे दे रखी तो वो फंक्शन की पावर चली जाती है ऊपर, तो ये हो जाएगा e log sec स्क्वायर x, एंगल की पावर चली जाएगी, e से log कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका sec स्क्वायर x यहां पर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है आपके पास, sec स्क्वायर x आ गई। अब जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, वो होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q क्या है आपका यहां पर, q है sin x इंटू sec स्क्वायर x को आप लिख लें 1/cos स्क्वायर x dx। अब एक cos को तो आप इसके नीचे लिखें तो वो बन जाएगा आपका यहां पर tan x और एक बन जाएगा sec x, तो ये हो जाएगा आपका y/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x इंटू sec x dx, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका यहां पर sec x प्लस c। अब इस cos स्क्वायर x को आप इधर ले जाएं तो ये सब इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y इज इक्वल टू में sec x प्लस c cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा आपका। अब ये sec x है, इसको ब्रेक करेंगे तो cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस c cos स्क्वायर x, इससे एक पावर कट गई, y इज इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर x इंटू c। हम मुझे निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू तो 0 दे रखी है, वो 0 रख दी, और x की वैल्यू दे रखी है π/3, तो यहां पे आ गया cos π/3 प्लस cos π/3 का स्क्वायर इंटू c। cos π/3 यानी cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू सी। इसको इस तरफ ले आए, c/4 इज इक्वल टू -1/2, इसको इस तरफ ले जाएंगे, c इज इक्वल टू -4/2 से 2 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू -2। तो c की इस वैल्यू को आप रख देंगे यहां पर, तो y इज इक्वल टू cos x, ये आ जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर x। तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो पहले आपको इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इस टर्म के अंदर रख के इंटीग्रेशन करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर सॉल्यूशन जनरल चाहिए हो तो बस यहीं छोड़ देना है, अगर वो बोल रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो तो वो x और y की वैल्यू आपको देगा, वो x y की वैल्यू यहां रख के आप c की वैल्यू निकालेंगे, और उस c को वापस जनरल सॉल्यूशन में डालते ही आपको क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 अपीयर्स इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है, उसमें सम ऑफ 9 मतलब जो 2 डिजिट्स आती हैं जैसे 1,1 1,2, इनका सम 9 कितनी बार आएगा उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9, मतलब टोटल ऑफ 9 मिले, इस इवेंट को हमने मान लिया ए, एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए टोटल ऑफ 9।
अब देखिए सैंपल स्पेस जो होता है आपका उसमें 36 एलिमेंट होते हैं 1,1, 1,2 से 6,6 तक। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे पेयर होते हैं कि जिनको जोड़ने पर 9 मिले आपको। तो सबसे पहले इसमें आएगा 3,6 का सम 9 होता है, उसके बाद आपका 4,5 का सम 9 होता है, 5,4 एंड 6,3। केवल ये एलिमेंट ऐसे हैं इसके जिनका सम क्या होगा आपका 9 होगा। तो P ऑफ A कितना हो जाएगा, ये 4 है, टोटल 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गई 1/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस PA, मतलब A के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप जनरली A नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हो जाएगी 1 माइनस 1/9, ये हो गया आपका 8/9। अब लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल फॉर सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 मिले उसके लिए रैंडम वेरिएबल क्या है x। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, x की वैल्यूज क्या क्या होंगी आपकी, वो होंगी या तो हो सकती है कि एक भी बार 0 सम ना मिले 9, एक बार मिले या फिर 2 बार मिले। वो कह रहा है आपसे 2 बार फेंकी गई हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है, एक भी बार 9 ना मिले सम, एक बार मिले या फिर दोनों बार भी सम 9 मिल सकता है। अब हम निकाल रहे हैं Px इक्वल टू 0, मतलब एक भी बार हमें प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट सम ऑफ 9 0 टाइम्स, मतलब एक भी बार ना मिले आपको। तो पहली बार भी A नॉट होगा, दूसरी बार भी A नॉट इवेंट होगा आपका। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं PA नॉट इंटू PA नॉट, और PA नॉट की वैल्यू है आपकी 8/9 इंटू 8/9, ये हो जाएगा 64/81। देन उसके बाद हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 1, मतलब हमें एक बार सम ऑफ 9 मिले। तो हो सकता है कि वो हमें पहली बार मिले दूसरी बार ना मिले, हो सकता है पहली बार ना मिले दूसरी बार मिले। भाई यहां पर पहली बार सम ऑफ 9 मिल सकता है या फिर दूसरी बार सम ऑफ 9 मिल सकता है। इसको आप लिख सकते हैं PA इंटू PA नॉट प्लस PA नॉट इंटू PA। PA की वैल्यू क्या है आपकी, PA की वैल्यू है 1/9, PA नॉट की वैल्यू है 8/9, PA नॉट 8/9, ये 1/9, एलसीएम 81, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 इज 16/81। अब हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों बार ही हमें क्या मिल जाए, सम ऑफ 9 मिल जाए, पहली बार भी दूसरी बार भी। इसको हम लिख सकते हैं PA इंटू PA। तो PA की वैल्यू है 1/9, वो हम यहां पर पुट कर देंगे, 1/9 इंटू 1/9 इज 1/81, ये आ गई है आपकी वैल्यू। अब हम इसके लिए निकालते हैं आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इसकी एक टेबल हमें यहां पर बना देनी है, यहां पर x, यहां पर Px, 0 1 2। Px इज इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें 64/81 और Px इज इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है 16/81। Px इज इक्वल टू 2 क्या है आपका 1/81। तो यही क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ 9 आपको 2 थ्रोज में कितनी बार मिले उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका।